Bismillahirrahmanirrahim. Question 1. Identify the incorrect statement about activation energy. हमने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है. अल्फा, एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स. यानी एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट्स की केमिकल नेचर पे डिपेंड करती है. बिल्कुल ठीक है. जैसा कि हम ये कहते हैं कि अल्कली मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल से टुवर्ड्स वाटर. तो अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं इसका मतलब है उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, जैसा कि इस ग्राफ से देखिए. यानी अल्कली मेटल्स का रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ज़्यादा आसान है एज़ कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि इनकी एक्टिवेशन एनर्जी ही कम है. बीटा, एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ये रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है. देखें, एक्टिवेशन एनर्जी का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कोई ताल्लुक नहीं है. क्यों नहीं है? कि अगर हम सपोज किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, रेट ऑफ रिएक्शन ज़रूर बढ़ जाता है, लेकिन वो इसलिए नहीं बढ़ता कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती, बल्कि वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि रिएक्टेंट्स के अफेक्टिव कोलाइजेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है. जबकि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी मिकदार हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है. मसलन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स टुवर्ड्स वाटर हमेशा अगर इतनी है तो इतनी ही रहेगी, इसे सिवाय कैटलिस्ट के कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकती. तो बीटा गलत है. चार्ली, एक्टिवेशन एनर्जी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर. बिल्कुल ठीक है. एक्टिवेशन एनर्जी को सिर्फ कौन चेंज कर सकता है? कैटलिस्ट. एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव. अब देखिए, चाहे ये अल्कली मेटल्स हैं चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, देखिए यहाँ ये जो पॉइंट है ये है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, या जिसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं. तो रिएक्टेंट्स को यहाँ तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही एक्टिवेशन एनर्जी है. तो चाहिए ना, इसका मतलब ये हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी. सो द आंसर इज बीटा. क्वेश्चन 2. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉलिक्यूलैरिटी. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम थोड़ी सी डिटेल देखते हैं. मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन क्या होती है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो उसकी केमिकल इक्वेशन होती है उसमें जितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे होते हैं वो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कहलाती है. अब केमिकल रिएक्शंस दो तरह के होते हैं. ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जिन्हें एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं, और ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जिन्हें हम कम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं. देखिए, एलिमेंट्री रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो एक ही स्टेप में होते हैं, जबकि कम्प्लेक्स रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में होते हैं. अगर हम किसी एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी की बात करें तो याद रखें उस एलिमेंट्री रिएक्शन में जो भी एक स्टेप है उसमें जितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे होंगे उतनी ही उसकी मॉलिक्यूलैरिटी होगी. लिहाजा मॉलिक्यूलैरिटी की बेस पे एलिमेंट्री रिएक्शंस की कई टाइप्स हो सकती हैं. जैसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, यानी इनकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 होगी. क्यों? कि इन केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स का सिर्फ एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा होगा, जैसे मैलिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड का बनना. बायमॉलिक्यूलर रिएक्शंस की मॉलिक्यूलैरिटी 2 होगी, जैसे एस्टर की हाइड्रोलिसिस, जैसा कि इसमें 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, एक एस्टर और एक वाटर. टार मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, इनकी मॉलिक्यूलैरिटी ही 3 होगी. क्यों? कि इनमें रिएक्टेंट्स के 3 मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होंगे, जैसे इस रिएक्शन में NO के 2 और O2 का 1 मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है. मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शंस कैसे होती है? देखें, ये एक कम्प्लेक्स रिएक्शन है, N2O5 की डीकम्पोजिशन into NO2 एंड O2. जब हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करते हैं, तो पता चलता है कि इसके अंदर 3 स्टेप्स हैं. अब जो पहला स्टेप है ये स्लोएस्ट स्टेप है. पहला जो स्टेप है वो कैसा स्टेप है? पहला स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है, जबकि दूसरा स्टेप उससे ज़रा स्लो है, और तीसरा स्टेप फास्ट, जबकि ये ओवरऑल रिएक्शन. लिहाजा कम्प्लेक्स रिएक्शन में
जो ओवरऑल रिएक्शन है उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कोई ख़ास मीनिंग नहीं रखती, जबकि यहाँ मॉलिक्यूलैरिटी इंडिविजुअल स्टेप्स की डिटरमिन की जाती है। जैसे यहाँ इस स्टेप की भी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, दूसरे की भी 2 है, तीसरे की भी 2 है। जबकि अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो उसका मैकेनिज्म होता है, चाहे उस मैकेनिज्म से ये साबित हो कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, चाहे ये साबित हो कि वो कम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो जो उसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है यानी स्लोएस्ट स्टेप, उससे जो रेट इक्वेशन या रेट लॉ बनता है, उसमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की जो पावर होती है उसका सम क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास H2 और I2 से HIK बनने की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो तो ये क्या होगी, ये हमारे पास होगी H2 प्लस I2 और गिव्स 2HI। अब ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसका यही स्टेप है, तो इसमें H2 का 1 और I2 का 1 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, लिहाजा इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 है और रेट इक्वेशन ये होगी, लिहाजा इसके मुताबिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 ही है। इसी तरह क्लोरोफॉर्म की क्लोरीनेशन से CCl4 का बनना एक कम्प्लेक्स रिएक्शन है, यानी एक से ज़्यादा स्टेप्स में होता है, जबकि जो इसका सबसे स्लो स्टेप है उसमें क्लोरोफॉर्म का 1 मॉलिक्यूल और Cl2 का हाफ मॉलिक्यूल यूज़ होता है, लिहाजा क्लोरोफॉर्म के लिहाज से ये फर्स्ट ऑर्डर, जबकि Cl2 के लिहाज से ये हाफ ऑर्डर यानी ओवरऑल 1.5 ऑर्डर यानी फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी में फ़र्क क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी केमिकल रिएक्शन में जो रेट लॉ होता है उसमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की जो पार्ट्स होती है उनके सम का नाम है, जबकि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, किसी सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन में एक ही वक्त में कुलयन करने वाली रिएक्टिंग स्पीशीज की तादाद का नाम है। जैसे यहां हमने बात की थी कि मैलिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनते हुए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी जस्ट 1 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू है, यानी एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैकेनिज्म पता चलेगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चलेगा, अदरवाइज नहीं। जबकि मॉलिक्यूलैरिटी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, हर एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे होंगे वो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी होगी, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के बताई जा सकती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है, जैसे अभी हमने देखा कि क्लोरोफॉर्म से CCl4 का बनना फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यानी 1.5 ऑर्डर, जबकि मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा होल नंबर में होगी, यानी ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि किसी केमिकल रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल एक चीज़ का और आधा दूसरे का हो, वो हमेशा 1 1 1 2 1 3 इस तरह इस रेशो में ही होंगे, यानी हमेशा किस में होगी, होल नंबर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो 0 ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, क्यों कि उनमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती, मतलब अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट हो ही ना तो रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को चेंज किया जा सकता है, कैसे, प्रेशर, टेम्परेचर या कंसंट्रेशन चेंज करके। मिसाल के तौर पे ये जो हमें बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन नज़र आ रहा है ये बायोमॉलिक्यूलर है, यानी इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो 2 नहीं है बल्कि इसका ऑर्डर 1 है। कैसे कि हम यहाँ वाटर को इन एक्सेस डाल देते हैं, यानी रिएक्टेंट्स में से किसी भी रिएक्टेंट को जब आप इन एक्सेस डाल देते हैं तो उसके लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो जाता है। तो जब इसके लिहाज से 0 होगा तो ये तो है ना, तो ओवरऑल कौन सा ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर, जबकि मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, 2 है। और मॉलिक्यूलैरिटी इज इनवेरिएंट फॉर अ केमिकल इक्वेशन, किसी केमिकल इक्वेशन के लिए कभी भी आप मॉलिक्यूलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते, यानी रिएक्टेंट्स की जो रेशियो है कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाने की वो हमेशा क्या रहेगी,
वही रहेगी, यानी मॉलिक्यूलरिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन क्या था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉलिक्यूलरिटी। तो पहली क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शन। अभी हमने पढ़ लिया, बिल्कुल नहीं हो सकती, सही। कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलरिटी इज अप्लाइड ओनली टू द थ्योरेटिकल मैकेनिज्म। बिल्कुल, मॉलिक्यूलरिटी का ताल्लुक सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बिल्कुल ठीक। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन मे और मे नॉट बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल ठीक। तो आंसर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 3, द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन 2A + B गिव्स प्रोडक्ट्स इज, ये रेट है, देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। जब रेट लॉ हमें दे दिया है तो अभी हमने डिस्कस किया कि इस रेट लॉ में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की पावर्स का जो सम होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो 2 + ½ क्या होगा, 2.5 या 2 होल नंबर 1/2। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ of a reactant indicates a constant half-life, then the order of reaction with respect to that reactant is। हम जानते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 लेस देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए, अगर यही वाला फार्मूला हम जीरो ऑर्डर के लिए यूज करें तो देखिए n की जगह 0 होगा, तो 0 - 1 क्या होगा, -1, यानी a की पावर -1 होगा। लेकिन अगर हम इसे ऊपर ले जाएं तो a की पावर 1 हो जाएगा। मतलब हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करेंगे, हाफ लाइफ डबल हो जाएगी। इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ करेंगे, हाफ लाइफ भी हाफ हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये हाफ लाइफ है। आपने इनिशियल कंसंट्रेशन कम कर दी, हाफ लाइफ भी कम हो गई, और इनिशियल कंसंट्रेशन कम और हाफ लाइफ कम, यानी जितने टाइम्स इनिशियल कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे उतने टाइम्स हाफ लाइफ भी कम होती जाएगी, एंड वाइस वर्सा। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ n क्या होगा, 1, 1 - 1 0, a की पावर 0। अब a की पावर 0 तो ये 1, इसका मतलब 1/1 क्या होगा, 1/1 1 होता है। इसका मतलब t हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, यानी यहाँ a है ही नहीं, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी मर्जी रख दें हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये मॉलिक्यूल्स की तादाद भी बताई हुई है, ये हाफ लाइफ है। आपने इनिशियल कंसंट्रेशन आधी कर दी, लेकिन हाफ लाइफ अब भी वैसे की वैसी है। आपने इनिशियल कंसंट्रेशन उससे भी आधी कर दी, लेकिन हाफ लाइफ अब भी वैसी की वैसी है। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करने से हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन देखें, यहाँ पे ये उसी तरह से टाइम और कंसंट्रेशन का ग्राफ है। गौर से देखिए, अगर यहाँ हम सेकंड ऑर्डर की बात करते तो ये 2 होगा, 2 - 1 1, यानी यहाँ a की पावर 1 होगी, यानी हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या रिलेशनशिप होगा, इनवर्स। मतलब अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन आधी करेंगे ना तो हाफ लाइफ डबल हो जाएगी। देखिए, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये हाफ लाइफ है। आपने इनिशियल कंसंट्रेशन आधी कर दी है, हाफ लाइफ क्या होगी, डबल हो गई। बात समझ आ गई। इसी तरह फिर देखें, आपने इनिशियल कंसंट्रेशन उससे आधी कर दी तो हाफ लाइफ उसका भी क्या हो गई, डबल हो गई। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि अगर कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ रिएक्टेंट इंडिकेट्स अ कांस्टेंट हाफ लाइफ, यानी हाफ लाइफ चेंज ही नहीं होती, तो बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो देखिए, वो आपको सिर्फ और सिर्फ किस ऑर्डर में नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 5, रोल ऑफ अ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज टू। कैटलिस्ट का यील्ड ना तो बढ़ाने से रोल है और ना यील्ड कम करने से रोल है, तो अल्फा और चार्ली गलत। रेट बढ़ा भी सकता है और रेट कम भी कर सकता है, लेकिन आमतौर पे कैटलिस्ट डालने का मकसद रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है। क्यों कि कैटलिस्ट क्या कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जैसा कि इस ग्राफ में हमें नजर आ रहा है
कि अगर एक आम रिएक्शन था विदाउट कैटलिस्ट तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी, जैसे ही हमने कैटलिस्ट डाला तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है. सो द आंसर इज डेल्टा. Question 6. The decomposition of phosphorus pentachloride in the presence of moisture takes place by the following mechanism. ये रिएक्शन है जिसके दो स्टेप है, पहला स्लो है जबकि दूसरा फास्ट है. ये ओवरऑल रिएक्शन. रेट इक्वेशन हमने इस केमिकल रिएक्शन की बतानी. भाई हमें तो पता है रेट इक्वेशन या रेट लॉ कहाँ से आती है, किसी केमिकल रिएक्शन के स्लोएस्ट स्टेप में. कब, जब कोई भी रिएक्शन कम्प्लेक्स रिएक्शन हो, यानी एक से ज़्यादा स्टेप्स में होने वाला हो. तो स्लोएस्ट स्टेप में PCl5 का एक मॉलिक्यूल है, लिहाजा इसके लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर. वाटर का एक मॉलिक्यूल है, लिहाजा इसके लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर. तो ऐसी इक्वेशन हमें कहाँ नजर आ रही है, अल्फा पे. सो द आंसर इज अल्फा. क्वेश्चन 7. कैटलिस्ट हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट. सारी प्रॉपर्टीज हैं, एक नहीं. पहली, इट रिमेन्स अनचेंज्ड इन मैस एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ रिएक्शन. ये सबसे बड़ी खूबी है कैटलिस्ट की कि जब रिएक्शन एंड हो जाएगा तो आपके पास जो कैटलिस्ट होगा, जितने ग्राम आपने यूज किया होगा उतने ग्राम ही मिलेगा, यानी मैस चेंज नहीं होगा. अगर वो MnO2 था तो एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन भी वो क्या ही होगा, MnO2 ही, यानी उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं होगा. तो ठीक. बीटा, इट इज मोर इफेक्टिव इन अ फाइनली डिवाइडेड फॉर्म. भाई जब पाउडर फॉर्म में होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो रिएक्शन के रेट का चांस ज्यादा होगा, या इफेक्टिव कोलिजन्स का चांस ज्यादा होगा. तो बिल्कुल ठीक है. चार्ली, इट कैन नॉट स्टार्ट अ रिएक्शन. देखिए ये बात गलत है. इसलिए गलत है कि अगर यहां ये लिखा होता ना कि इट कैन नॉट स्टार्ट अ रिएक्शन विच इज थर्मोडाइनामिकली नॉट फिजिबल, तब सही होता. लेकिन यहां आधी बात है, ये गलत है. कैसे गलत है, देखें. ये एक रिएक्शन है H2 और O2 का मिलके वाटर बनाना, लेकिन रूम टेम्परेचर पे कुछ भी रिएक्शन नहीं होता. लेकिन जैसे आप प्लैटिनम ब्लैक डालते हैं, रिएक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट और फ्यू सेकंड्स में वाटर बन जाता है, फ्यू सेकंड्स में. यानी इसका मतलब प्लैटिनम ब्लैक इस रिएक्शन को क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है. अब ये रिएक्शन स्टार्ट तब कर सकता है जब ये थर्मोडायनामिकली क्या था, फीजिबल था. लेकिन चूंकि ऑप्शन में था कि इट कैन नॉट स्टार्ट अ रिएक्शन, एक रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं कर सकता. लेकिन हमने तो देखा क्या कर सकता, स्टार्ट कर सकता है. कब, जब वो थर्मोडायनामिकली क्या हो, फीजिबल. डेल्टा क्या है, इट इज स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन. देखिए हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, जब हम एल्यूमिना से इसको ट्रीट करते हैं तो इसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है और इससे इथीन बन जाता है. लेकिन अगर यही इथाइल अल्कोहल कॉपर से ट्रीट कर दी जाए एट हाई टेम्परेचर तो ये एथनल या एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं हम. तो अब आप देखें, जैसे ही कैटलिस्ट चेंज हुआ, रिएक्टेंट तो सेम था, उसके प्रोडक्ट क्या हो गए, चेंज हो गया. तो एक कैटलिस्ट क्या हुआ, स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन हुआ. तो ये बात सही है. तो कौन सी बात गलत थी, चार्ली. सो द आंसर इज चार्ली. क्वेश्चन 8. अ सॉल्यूशन ऑफ Q substance having concentration 0.2 mole per decimeter cube undergoes first order reaction at an initial rate of 3 into 10 raised to power minus 4 mole per decimeter cube per second. The value of rate constant for this reaction. देखिए बता दिया उसने फर्स्ट ऑर्डर. अगर हम रिएक्शन लिखें जनरली तो क्या होगा कि A gives B. अब रेट बराबर किसके होगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर 1, क्योंकि कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर. अब रेट की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू पावर -4 है, क्वेश्चन में दी हुई है. K हमने मालूम करना है, कंसंट्रेशन बता दी 0.2 मोल पर डीएम क्यूब. अब चूंकि हमने K निकालना है, 0.2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. आपके पास वैल्यू आ जाएगी क्या, 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3 पर सेकेंड. सो द आंसर इज अल्फा. Question 9. The specific substance यानी मेटाबोलाइट that fits on the enzyme surface and is converted to products is called, उसे हम क्या कहते हैं, substrate. ये just by definition
सबस्ट्रेट है। कैसे? देखिए ये हमारे पास एक एंजाइम, ये सबस्ट्रेट है। अब सबस्ट्रेट बेसिकली एंजाइम पे अपनी इन जगहों के जरिए क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। अब जैसे ये फिट हो गया तो क्या होता है, एंजाइम वैसे का वैसा रीजनरेट हो जाता है और ये सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट्स में। इसे लॉक एंड की मॉडल भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, डेल्टा लेकेन। यहाँ पे कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप और आइसो एंजाइम को समझने के लिए हम थोड़ी सी मजीद डिस्कशन करते हैं। देखें सबसे पहली बात, एंजाइम क्या होता है। एंजाइम बेसिकली बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं, यानी जो लिविंग सेल्स के अंदर रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, यानी उनके रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, आमतौर पे बढ़ाने का काम करते हैं। अब एंजाइम्स दो तरह के होते हैं। ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्योर प्रोटीन होते हैं, और ऐसे भी होते हैं जिनमें दो तरह के पोर्शन होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट और एक नॉन प्रोटीन पार्ट। अब जो प्योर प्रोटीन वाले एंजाइम है उनमें जैसे पेप्सिन है या ट्रिप्सिन, जबकि वो एंजाइम जिनमें प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों होता है, उनमें से प्रोटीन पार्ट को कहते हैं एपो एंजाइम, जबकि नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं कोफैक्टर। जबकि कोई भी एंजाइम जो एपो एंजाइम और कोफैक्टर को मिला के हो तो उसे हम कहते हैं हॉलो एंजाइम। अब जो कोफैक्टर है इसका काम क्या है, इसका काम एंजाइम और सबस्ट्रेट में ब्रिज का काम करना है, या ये बेसिकली कैटालाइसिस के लिए केमिकल एनर्जी का सोर्स होता है। कौन भला, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर जो है इसकी दो टाइप्स होती हैं। ऐसा भी हो सकता है जो लूजली अटैच्ड हो, किसके साथ, एंजाइम के साथ, और दूसरा प्रोटीन पार्ट के साथ। ऐसा भी होता है जो परमानेंटली या कोवेलेंटली अटैच्ड हो। अब जो लूजली अटैच्ड होता है उसकी दो किस्में होती हैं, ये इनऑर्गेनिक आयंस भी हो सकते हैं और ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक आयंस वाले लूजली अटैच्ड कोफैक्टर को एक्टिवेटर कहते हैं, जबकि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि लूजली अटैच्ड हैं और थे क्या, कोफैक्टर, इन्हें हम क्या कहते हैं, को एंजाइम कहते हैं। एक्टिवेटर में जैसे Fe+2 क्रोम ऑक्सीडेज है, Zn+2 कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, जबकि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के अंदर निकोटिनामाइड विटामिन होता है जो कि कोएंजाइम के तौर पे काम करता है। इसी तरह थायमीन पायरोफॉस्फेटेज में विटामिन B1 होता है जो भी कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। इसी तरह जो परमानेंटली या कोवेलेंटली अटैच्ड कोफैक्टर होते हैं ये प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप दो किस्म के होते हैं, मेटेलिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। मेटेलिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जैसे हेम ग्रुप है फॉर ऑक्सीजन बाइंडिंग एंड रेडॉक्स रिएक्शन, इसका मकसद है, तो आपको पता है इसमें Fe होता है, आयरन होता है जो कि कार्बन चेन के साथ जुड़ा होता है। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे बायोटिन, इसका काम क्या है, कार्बोक्सिलेशन करना। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, देखिए एंजाइम को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने 6 टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है। इनमें एक है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, नाम से जाहिर है इनका काम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को कैटलाइज करना, जैसे ऑक्सीडेज, डीहाइड्रोजिनेज, परऑक्सीडेज। ट्रांसफेरेजेस, ये वो एंजाइम्स हैं जिनका काम दो कंपाउंड्स के दरमियान फंक्शनल ग्रुप्स का एक्सचेंज है। मसलन एक कंपाउंड में फॉस्फेट हो, दूसरे में इसाइल हो, तो अब ये एंजाइम क्या करेंगे कि जिसमें इसाइल है उसमें फॉस्फेट लगा देंगे और जिसमें फॉस्फेट है उसमें क्या लगा देंगे, इसाइल। तो ये क्या कहलाते हैं, ट्रांसफेरेजेस। जैसे फास्फोट्रांसफेरेजेस। हाइड्रोलेजेस, इनका क्या काम है, हाइड्रोलिसिस के रिएक्शंस को कैटलाइज करना। मिसाल के तौर पे प्रोटीएजेस, जिन्हें हम प्रोटोलिटिक एंजाइम्स भी कहते हैं। लाइपेजेस, इनका क्या काम है, एडिशन ऑफ अमोनिया, एडिशन ऑफ वाटर या एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
टू डबल बॉन्ड, या किसी मॉलिक्यूल से अमोनिया को निकालना, वाटर को निकालना या कार्बन डाइऑक्साइड निकालना और क्या क्रिएट करना, डबल बॉन्ड क्रिएट करना। ये लाइजेस का काम है। मिसाल के तौर पे फास्फोग्लिसरोम्यूटेजेस, आइसोमेरेजेस, ऐसे एंजाइम्स जो कि ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स का काम करते हैं विद इन द सेम मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पे फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड में कन्वर्जन कौन करता है? फ्यूमरेज एंजाइम करता है। अब मैलिक एसिड सिस आइसोमर है एसिड का, और फ्यूमेरिक एसिड कौन सा है? ट्रांस आइसोमर है। लाइगेजेस, इनका क्या काम है? These link two molecules together through the breaking of high energy bonds, जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए जिसको बोलते हैं, या कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, या सक्सीनिक थायोकाइनेज। क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following correctly represents the units of the rate constant K for second order reaction? देखिए, अगर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर है तो जनरली हम क्या कहेंगे? रेट इज इक्वल टू के। अगर एक ही रिएक्टेंट है ए और उसी के लिहाज से सेकेंड ऑर्डर, तो इसकी पावर कितनी होगी? 2 होगी। देखें, अब हमें किसकी यूनिट चाहिए? के की। तो ये ए रेज टू पावर 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो के किसके बराबर हुआ? के बराबर हुआ रेट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 2। हम जानते हैं रेट की यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, जबकि कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। लेकिन चूंकि स्क्वायर है तो इसका मतलब ये कितने टाइम्स होगा? ये हमारे पास होगा 2 टाइम्स। देखिए, मोल पर डेसीमीटर क्यूब इस मोल पर डेसीमीटर क्यूब से क्या हो गया? कैंसल हो गया। हमारे पास यूनिट क्या बचेगी? ये मोल नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मोल की पावर -1। ये पर डीएम क्यूब है, ऊपर जाएगा तो डीएम की पावर हो जाएगी +3, और ऊपर है पर सेकंड रहना भी ऊपर है, तो ये आपके पास यूनिट बन जाएगी कौन से ऑर्डर की? सेकंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ नजर आ रही है? डेल्टा पे। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 11, विच स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट ऑन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज करेक्ट? अल्फा है, इट इंक्रीजेज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। बिल्कुल गलत। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ये होता है Kc, और ये होता है Kf ओवर Kr। याद रखिए, कैटलिस्ट जितना रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड स्टेप बढ़ाता है उतना ही रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स स्टेप बढ़ाता है, लिहाजा इनकी रेशियो क्या रहती है? कांस्टेंट। यानी जो कैटलिस्ट है वो Kc को कभी भी चेंज नहीं कर सकता। इट इंक्रीजेज द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इन एन इक्विलिब्रियम। बिल्कुल गलत, क्योंकि ये तो जितना फॉरवर्ड बढ़ाएगा रिएक्शन उतना ही रिवर्स बढ़ाएगा, यील्ड नहीं बढ़ा सकता। ये अलग बात है कि इक्विलिब्रियम जो है वो वक्त से पहले आ सकता है। चार्ली, इट इंक्रीजेज द रेट कांस्टेंट फॉर बोथ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रिवर्स रिएक्शन। तो ये बिल्कुल ठीक है। डेल्टा, इट इंक्रीजेज द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन बट नॉट दैट ऑफ। तो जब नॉट आ गया तो गलत हो गया। अब आप देखें आंसर 4। अब ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ हमें ये बात समझा रहा है कि अगर एक रिएक्शन है बगैर कैटलिस्ट के, उसकी ये एक्टिवेशन एनर्जी है, लेकिन जब आप कैटलिस्ट डालते हैं तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है? कम। लेकिन ये एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली कम नहीं होती, वो रिवर्स वाली भी कम हो जाती। अगर रिवर्स की एक्टिवेशन एनर्जी को भी इस ग्राफ में हम रिप्रेजेंट कर दें तो देखिए, कैटलिस्ट से पहले ये होगी रिवर्स की एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन कैटलिस्ट डालने पे रिवर्स की एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ इतनी रह जाएगी। यानी आप देखें, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए कम हुई है, देखिए इतनी कम हुई है, रिवर्स के लिए भी उतनी ही कम हुई है। तो लिहाजा एक कैटलिस्ट जितना फॉरवर्ड में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है उतना ही रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाता है। क्यों? कि जितनी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड स्टेप के लिए कम होती है उतनी ही रिवर्स स्टेप के लिए भी कम होती है। सो द आंसर इज 4। क्वेश्चन 12, विद द इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। दिस इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन इज ड्यू टू।
देखिए जब आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट डबल हो जाता है। क्यों? पहली बात, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। याद रखें टेम्परेचर का एक्टिवेशन एनर्जी से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा अल्फा भी गलत हो गया और चार्ली भी गलत हो गया। बीटा है डिक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। कॉमन सेंस की बात है कि अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अफेक्टिव कुलयन या कुलयन ही कम हो जाए तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ सकता है? तो आंसर डेल्टा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कुलयन। जितने इफेक्टिव कुलयन ज्यादा होते हैं उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। क्वेश्चन 13, द रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग आइंस कैन बी स्टडीड बाय। भाई जिस रिएक्शन में आइंस इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो बढ़ रहे हो चाहे वो कम हो रहे हो, तो अगर हम उन रिएक्शंस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजर कर लें तो या वो बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ आइंस। तो इसका मतलब कौन सा मेथड सबसे अच्छा होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। सो द आंसर विल बी चार्ली। जबकि अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा हो तो फिर डायलैक्टोमीट्रिक मेथड यूज करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा हो, रिफ्रैक्टोमीट्रिक मेथड। और अगर ऑप्टिकल रोटेशन में फर्क आ रहा हो या ऑप्टिकल एक्टिविटी में फर्क आ रहा हो, मसलन रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट से या प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट से ज़्यादा ऑप्टिकल एक्टिविटी रखते हो, यानी एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 14, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन हैज यूनिट्स एंड इट्स यूनिट्स डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। यानी रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का हो तो उसकी यूनिट्स होती हैं, और ये यूनिट किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। पहली बात यह है कि देखें, हम एक जनरल रिएक्शन लिख देते हैं। हम कहते हैं जी रेट इज इक्वल टू के और सपोज ए रेज टू पावर 1 यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम यहाँ पे के की यूनिट्स निकाल लेते हैं। अगर के की यूनिट्स निकालें तो देखिए क्या होगा। रेट जो है ये इसकी यूनिट तो होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज इक्वल टू के है इनटू कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? वो फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है। अब देखिए ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब इस मोल पर डेसीमीटर क्यूब से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो फिर के की यूनिट्स क्या निकलेगी? पर सेकेंड। कौन से ऑर्डर के लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। यही अगर हम लिख दें सेकेंड ऑर्डर के लिए तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के इनटू ए रेज टू पावर 2। अब रेट की वही यूनिट जो अभी हमने डिस्कस किया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, हमने के की यूनिट निकाल ली। अब ए जो कि कंसंट्रेशन है, यूनिट होगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन चूंकि स्क्वायर है तो ये 2 दफ़ा होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। देखिए ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब इस मोल पर डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल। अब के किसके बराबर होगा? हमारे पास बराबर होगा ये पर सेकंड ऐसे रहेगा, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो के किसके बराबर हुआ? मोल की पावर हो जाएगी -1, डीएम की पावर +3 और वो पर सेकंड वैसे का वैसा। अब आप देखिए यूनिट चेंज हो गए, यानी इसका मतलब तो हमें नज़र आ रहा है कि पहली बात कि द यूनिट इन विच टाइम इज मेजर्ड। अब अगर मैं यहाँ पर सेकंड की बजाय पर आर कर देता तो चेंज हो जाती है ना यूनिट। बीटा द यूनिट्स इन विच कंसंट्रेशन इज मेजर्ड, भाई ये तो हमने मोलैरिटी यूज किया तो ऐसी यूनिट आई है। अगर यहाँ मोलैरिटी की बजाय मैं मोलैलिटी कर दूं, पार्ट्स पर मिलियन कर दूं, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, यूनिट चेंज हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपने देखा जब आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 या 2 किया तब भी यूनिट क्या हो गई? चेंज हो गई। इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड नहीं करती, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 15, इन सम रिएक्शंस अ प्रोडक्ट फॉर्म एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। अब इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ डिस्कशन है। देखें नेगेटिव कैटालाइसिस क्या होता है। बाज़ औक़ात किसी केमिकल रिएक्शन में एक ऐसा कैटलिस्ट डालते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने की बजाय कम कर देता है, उसे नेगेटिव कैटलिस्ट भी कहते हैं और हम उसे इनहिबिटर भी कहते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट भी कहते हैं और इनहिबिटर भी कहते हैं। और ये फिनोमिना क्या कहलाता है? ये फिनोमिना कहलाता है नेगेटिव कैटालाइसिस
या इनहिबिशन, और ये आम तौर पे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने की बजाय कम करने का काम करता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे हमारे पास ऑक्सीडेशन है ट्राइक्लोरोमीथेन की। अब आम तौर पे ट्राइक्लोरोमीथेन या जिसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं वो एयर में पड़ी रहे तो ऑक्सीडाइज होके COCl2 बना देती है, जिसे कार्बोनाइल क्लोराइड कहते हैं। लेकिन अगर 2% एथनॉल इसके अंदर डाल दी जाए तो ये जो रिएक्शन है या फॉर्मेशन ऑफ कार्बन क्लोराइड है इसको कम या सप्रेस किया जा सकता है। तो ये एथनॉल इस रिएक्शन में क्या होगी? नेगेटिव कैटलिस्ट। इसी तरह डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रोका जा सकता है या रिटार्ड किया जा सकता है। कैसे? या तो इसमें डाइल्यूट एसिड डाल दें या क्या डाल दें? ग्लिसरॉल। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डीकंपोजिशन के लिए कोई भी डाइल्यूट एसिड या ग्लिसरॉल किसके तौर पे एक्ट करती है? नेगेटिव कैटलिस्ट के तौर पे। ये फिनोमिना क्या होगा? नेगेटिव कैटालाइसिस। टेट्राइथाइल लेड डालते हैं किसमें? पेट्रोल में। उसका फायदा क्या होता है कि ये टू रैपिड या एक्सप्लोसिव कंबस्टन ऑफ द फ्यूल को रोकती है, यानी उसके रेट ऑफ रिएक्शन को कम करती है, जिससे क्या नहीं होती? नॉकिंग नहीं होती। तो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता है। तो टेट्राइथाइल लेड इन द कंबस्टन ऑफ फ्यूल क्या है? एंटी नॉकिंग एजेंट या नेगेटिव कैटालिस्ट, और फिनोमिना नेगेटिव कैटालाइसिस। प्रोमोटर्स क्या होते हैं या एक्टिवेटर्स क्या होते हैं या कैटालिस्ट फॉर द कैटालिस्ट क्या होते हैं? एक ऐसा केमिकल जो खुद तो कैटालिस्ट नहीं होता लेकिन एक कैटालिस्ट की एक्टिविटी को प्रोमोट कर देता है, उसे एक्टिवेट कर देता है, उसे कैटालाइज कर देता है, उसे प्रोमोटर, एक्टिवेटर या कैटालिस्ट फॉर द कैटालिस्ट कहता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास है एक रिएक्शन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बनता है हैबर्स प्रोसेस में। यहां आयरन की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसे इंक्रीज किया जा सकता है मोलिब्डेनम के साथ या एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ। तो ये क्या है? ये कैटालिस्ट या प्रोमोटर या एक्टिवेटर है। इसी तरह हमारे पास एक रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से मेथनॉल का बनना। अब यहां पे हमारे पास मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड एज अ कैटालिस्ट यूज होता है। तो ये क्रोमियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड की कैटालिटिक एक्टिविटी को एनहेंस कर रहा है। तो ये क्या है? ये एक्टिवेटर या प्रोमोटर है। अब एक कैटालिस्ट फॉर द कैटालिस्ट एक्ट कैसे करता है? मिसाल के तौर पे देखें, सपोज हमारे पास था हाइड्रोजिनेशन, उसमें निकल कैटालिस्ट होता है। अब निकल पे हाइड्रोजन जब एडजॉर्ब होता है तो ये H और H की बॉन्ड लेंथ होती है, ये डिस्टेंस बिटवीन कैटालिटिक पार्टिकल्स की वजह से, यानी निकल से जो डिस्टेंस है उसकी वजह से। लेकिन जब आप मोलिब्डेनम डालते हैं एज अ कैटालिस्ट तो ये क्या काम करता है? ये काम करता है कि निकल के बीच में आ जाता है। इस तरह निकल यानी कैटालिटिक पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब चूंकि हाइड्रोजन एडजॉर्ब निकल पे हुई होती है क्योंकि वो इसके लिए एक्ट कर रहा है एज अ कैटालिस्ट, तो H और H का जो डिस्टेंस है या कोवलेंट बॉन्ड है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। जब लेंथ बढ़ जाएगी तो वो वीक हो जाएगा। आसानी से टूटेगा या मुश्किल से? आसानी से। तो इस तरह क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। यानी ये मोलिब्डेनम जो है इस निकल की हेल्प कर रहा है इस H और H के बॉन्ड को तोड़ने में, इसीलिए ये प्रोमोटर है या एक्टिवेटर है या कैटालिस्ट फॉर द कैटालिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस क्या होती है? अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो तो वो हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस कहलाती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास गैशियस रिएक्टेंट्स की एग्जाम्पल हैं हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस की, जैसे SO2 गैस है, O2 गैस है, बनता है SO3, ये भी गैस है। अब यहाँ कैटालिस्ट क्या यूज होता है? प्लेटिनम जो कि सॉलिड है, कंटैक्ट प्रोसेस है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस है। क्यों? कि रिएक्टेंट्स की गैशियस स्टेट है और कैटालिस्ट की सॉलिड स्टेट यानी डिफरेंट स्टेट में मौजूद है। इसी तरह हमारे पास हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया का बनना है, लेकिन रिएक्टेंट्स यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैशियस स्टेट में और कैटालिस्ट आयरन सॉलिड स्टेट में। हैबर्स प्रोसेस है ये। इसी तरह हमारे पास लिक्विड रिएक्टेंट्स के लिए भी हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस होती है। जैसे
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का डीकम्पोज होके वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या है? लिक्विड, जबकि कैटलिस्ट प्लेटिनम क्या है? वो सॉलिड है। तो डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स हैं रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट की, इसीलिए हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। ऑटो कैटालाइसिस, जब किसी केमिकल रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट बने और वो प्रोडक्ट खुद एक्ट करने लग जाए एज अ कैटलिस्ट, तो उसे ऑटो कैटालिस्ट कहते हैं। और ये फिनोमिना क्या कहलाता है? ऑटो कैटालाइसिस। मिसाल के तौर पे हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर, पहले स्लो होता है, बाद में फास्ट हो जाता है। क्यों? कि हाइड्रोलिसिस के दौरान बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो एक्ट करने लग जाता है एज अ कैटलिस्ट। चूंकि ये प्रोडक्ट भी है और खुद एक्ट कर रहा है एज अ कैटलिस्ट भी, इसीलिए ये ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, जब हम KMnO4 के जरिए ऑक्सैलिक एसिड के साथ टाइट्रेशन करते हैं तो शुरू में स्लो होती है, बाद में फास्ट हो जाती है। क्यों? कि रिएक्शन के नतीजे में बनता है MnSO4 जो कि एक्ट करने लग जाता है एज अ कैटलिस्ट। तो ये क्या है? ऑटो कैटालिस्ट और फिनोमिना ऑटो कैटालाइसिस। डीकम्पोजिशन ऑफ आर्सीन, देखिए आर्सीन किसे कहते हैं? ASH3 को आर्सीन कहते हैं। जब ASH3 यानी आर्सीन डीकम्पोज होता है तो बेसिकली रिएक्शन क्या होता है? ये है ASH3, ये डीकम्पोज होके बनाता है 2AS + 3H2। अब ये रिएक्शन पहले स्लो होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाता है? फास्ट। क्यों? कि इसमें जो आर्सेनिक बनता है वो खुद एक्ट करने लग जाता है एज अ कैटलिस्ट, तो बाद में रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। तो ये ऑटो कैटालिस्ट है और फिनोमिना ऑटो कैटालाइसिस। अब ऑप्शंस क्या थी क्वेश्चन के मुताबिक? क्वेश्चन था इन सम रिएक्शंस अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज अ कैटलिस्ट, दिस फिनोमिना इज, तो हमने अभी डिस्कस किया ऑटो कैटालाइसिस। जबकि नेगेटिव कैटालाइसिस भी डिस्कस कर लिया, एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट भी और हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस भी। सो द आंसर इज डेल्टा। Question 16. All of the following reactions have molecularity equal or greater than 2, but order of reaction is 1. Are pseudo first order reactions except? देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का रिएक्शन है। देखिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो दो है कि एक एस्टर का मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है और एक वाटर का, लेकिन इसका ऑर्डर 1 है क्योंकि ये सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? कि यहाँ वाटर क्या डाल देते हैं? NXS, और जो चीज़ें एक्सेस डाल देते हैं उसके लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो जाता है। बीटा हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, देखिए टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड हो तो सेम रिएक्शन होगा, वाटर से रिएक्शन होगा और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। अब यहाँ भी ऐसे ही है, ये वाटर क्या है? NXS है, इसके लिहाज से ऑर्डर क्या है? 0। अब मॉलिक्यूलरिटी 2 है लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो फर्स्ट ऑर्डर होगा। सेम ये क्या है जी? ये हमारे पास शुगर है, शुगर की हाइड्रोलिसिस है बेसिकली, उससे डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज बनता है। अब यहाँ भी ऐसा है, वाटर क्या है? वाटर NXS है, इसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, लिहाजा इसके लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0। अब मॉलिक्यूलरिटी 2 है पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? वो 1 है। डेल्टा पे जो है क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये क्या है? कि क्लोरोफॉर्म है, उसकी क्लोरीनेशन हो रही है। आप जानते हैं कि इसमें जो स्लो स्टेप है उसके मुताबिक अभी हमने डिस्कस भी किया था, जो CHCl3 है उसका एक मॉलिक्यूल, जबकि क्लोरीन का हाफ मॉलिक्यूल हिस्सा लेता है, लिहाजा ऑर्डर कितना है? ऑर्डर होगा 1 + हाफ यानी 1.5। तो कितना नहीं है? 1 नहीं है, और मॉलिक्यूलरिटी तो 2 ही है, एक क्लोरोफॉर्म है और एक क्लोरीन है। सो द आंसर इज डेल्टा। Question 17. The process which takes place in the presence of a catalyst is called catalysis. Which of the following reaction is type of homogeneous catalysis? देखो homogeneous catalysis क्या होती है? एक ऐसा कैटलिस्ट जो कि किसी ऐसे केमिकल रिएक्शन में यूज हो रहा हो जिसमें रिएक्टेंट्स की फिजिकल स्टेट वही हो जो उस कैटलिस्ट की हो, तो ये जो फिनोमिना होगा ये होमोजीनियस कैटालाइसिस कहलाएगा। मिसाल के तौर पे SO2 और O2 से SO3 का बनना किस प्रोसेस में?
लेड चैम्बर प्रोसेस में NO की प्रेजेंस में, अब NO भी गैस है, रिएक्टेंट्स भी गैस हैं, ये होमोजीनियस कैटालाइसिस की एग्जांपल। इसी तरह हमारे पास एसेटल्डिहाइड के वेपर्स आयोडीन के वेपर्स के जरिए डीकम्पोज होके मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। अब एसेटल्डिहाइड भी गैसियस स्टेट में और आयोडीन भी गैसियस स्टेट में, जो कि कैटलिस्ट है। तो रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, इसलिए क्या है, होमोजीनियस कैटालाइसिस। अब देखिए ये पहला जो रिएक्शन है, अमोनिया की ऑक्सीडेशन से NO और वाटर बनता है, ये ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस है। इसमें रिएक्टेंट्स गैसियस स्टेट में है, कैटलिस्ट सॉलिड स्टेट में। अभी पढ़ा था, ये तो हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस है। बीटा इथीन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, निकल कैटलिस्ट है, ये सॉलिड है, डिफरेंट स्टेट्स होगी, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। चार्ली अभी डिस्कस किया हमने, ये क्या है, ये लेड चैम्बर प्रोसेस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्टेंट्स भी गैसियस स्टेट में, कैटलिस्ट भी गैसियस स्टेट में, तो ये क्या है, होमोजीनियस कैटालाइसिस। डेल्टा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, जबकि आयरन सॉलिड स्टेट में, हैबर्स प्रोसेस, तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। सो द आंसर इज चार्ली। Question 18. The experimental relationship between a rate of reaction and concentration of reactants is called. देखिए अगर एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप की बात की गई है और वो भी किसके, रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, तो वो पक्की बात है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे रेट लॉ या फिर रेट इक्वेशन कहते हैं। सो द आंसर इज चार्ली। Question number 19. Which of the following methods is not used to determine order of reaction? कौन सा मेथड है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करने का मेथड नहीं है? देखिए अल्फा हाफ लाइफ मेथड, बीटा डिफरेंशियल मेथड और चार्ली मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस, ये तीनों के तीनों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करने के मेथड्स हैं। जबकि रिफ्रैक्टोमीट्रिक मेथड किसका मेथड है, ये रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करने का मेथड है। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 20. फॉर द रिएक्शन 2NO + O2 बनता है 2NO2, द रेट इक्वेशन, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, कहाँ से आती है, एक्सपेरिमेंट से। फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज, अब देखिए जो रिवर्स रिएक्शन है तो इसका मतलब हम रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे 2NO2 और बनेगा 2NO + O2। तो फिर रेट इक्वेशन में क्या होगा, NO2 की कंसंट्रेशन की पावर 2 होगी, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सी, चार्ली। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 21. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द मॉलिक्यूल्स पोजेस ग्रेटर एनर्जी? देखिए अगर हम एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन को ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करें तो आप देखें, चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें भी एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की एनर्जी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों से ज़्यादा है, और चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन देखें उसमें भी एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की एनर्जी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों से ज़्यादा है। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 22. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन? देखिए अल्फा अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि क्लोरोफॉर्म से CCl4 का बनना 1.5 ऑर्डर रिएक्शन है। बीटा NO और O3 से के मिलने से NO2 + O2 बनना, अब ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, लिहाजा इसके मुताबिक रेट इक्वेशन क्या होगी, रेट इक्वेशन में रेट बराबर होगा K × NO की पावर भी 1 होगी और O3 की पावर भी 1 होगी, यानी NO के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर और O3 के भी लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर, तो ओवरऑल कौन सा ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। चार्ली 2FeCl3 + 6Ki बना 2FeI2 + 6KCl + I2। बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखें अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें तो ये स्लो स्टेप है, इसके मुताबिक ये रेट इक्वेशन आ जाएगी। जब ये रेट इक्वेशन आएगी तो देखिए FeCl3 के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर और Ki के लिहाज से सेकेंड ऑर्डर, तो ओवरऑल थर्ड ऑर्डर। ये इसका फास्ट स्टेप है, लेकिन जब आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं बनती। इसका मतलब ये जो स्लो स्टेप है ये एक्चुअल ऐसा नहीं था। एक्चुअल क्या था, ये FeCl3 1 की बजाय 2 थे, Ki 2 की बजाय 4 थे, FeI2 1 की बजाय 2 थे, KCl 2 की बजाय 4 थे, Cl- 1 की बजाय 2 थे। अब
चूंकि ये सब के सब एक कॉमन डिजिट है जिस पे डिवाइड हो रहे हैं, देखिए किस पे, सब के सब 2 पे डिवाइड हो जाएंगे, सबको 2 पे डिवाइड कर देंगे आ जाएगा। इसका मतलब जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है उसमें चाहे 6 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 6 होगा। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उस स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट्स हिस्सा ले रहे हैं या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी सिंपल होल नंबर रेशियो होनी चाहिए। तो देखिए इनकी सिंपल होल नंबर रेशियो निकाली तो वो ये आ गई, लिहाजा ये 6th ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं है, बल्कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, 3rd ऑर्डर। और इसका सेकंड स्टेप ये है, जब इसे आप सम अप करेंगे तो ओवरऑल ये रिएक्शन आ जाएगा। तो बहरहाल चार्ली कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, 3rd ऑर्डर। डेल्टा एस्टर की हाइड्रोलिसिस है, तो अब हमें पता है चूंकि वाटर इन एक्सेस होता है तो इसके ऊपर रेट डिपेंड नहीं करता, तो सिर्फ एस्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो कौन सा ऑर्डर है, 1st ऑर्डर। तो फिर 2nd ऑर्डर पूछा हुआ था, आंसर बीटा। क्वेश्चन 23, डीएक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द स्टार्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड। देखें ये क्या होता है, कैटालिटिक पॉइजनिंग एक फिनोमिना है। क्या होता है कि एक कैटालिस्ट के अंदर अगर कोई ऐसा केमिकल आ जाए जो कि उसको खराब कर दे, उसको डिस्ट्रॉय कर दे, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर दे, तो हम उसे पॉइजन बोलते हैं, और ये फिनोमिना कैटालिटिक पॉइजनिंग कहलाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास है SO2 और O2 से SO3 का बनना, कैटालिस्ट क्या होता है, प्लैटिनम कंटैक्ट प्रोसेस में। लेकिन अगर आर्सेनिक ऑक्साइड वहां आ जाए तो वो प्लैटिनम की कैटालिटिक एक्टिविटी को या कम कर देता है या ख़त्म कर देता है। तो ये क्या हुआ, ये कैटालिटिक पॉइजन हुआ। फिनोमिना क्या कहलाएगा, कैटालिटिक पॉइजनिंग। अब हमारे पास एग्जाम्पल है N2 और H2 से अमोनिया का बनना, जिसे हम हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। इसमें आयरन क्या है, कैटालिस्ट है, लेकिन अगर H2S या कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए तो वो आयरन की कैटालिटिक एक्टिविटी को कम या ख़त्म कर देती है, लिहाजा ये क्या होगा, कैटालिटिक पॉइजन। और फिनोमिना क्या कहलाएगा, कैटालिटिक पॉइजन। अब इनहिबिटर और ऑटो कैटालाइसिस हमने पहले डिस्कस कर लिया। कैटालिटिक पॉइजनिंग अभी हमने डिस्कस किया, या पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट। रस्टिंग क्या होता है, लोहे को जंग लगना यानी Fe की ऑक्सीडेशन, जिससे फेरस ऑक्साइड यानी FeO और फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 बनता है, जिसको कलेक्टिवली Fe3O4 या रस्ट बोलते हैं, या रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। इसका कैटलिस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। अब क्वेश्चन क्या था कि कैटलिस्ट की डीएक्टिवेशन किसके जरिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, तो हमने अभी डिस्कस कर लिया, वो क्या है, वो है पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 24, द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन I minus plus CH3Cl gives CH3I plus Cl negative is given below। ये रेट इक्वेशन दे दी। क्वेश्चन क्या है कि द रिएक्शन इज देयरफॉर, पहली बात ओवरऑल सेकंड ऑर्डर। देखिए I की पावर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर, मिथाइल क्लोराइड की पावर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर, तो ओवरऑल कौन सा हुआ, सेकंड ऑर्डर, बिल्कुल ठीक। इज स्पीडेड अप बाय एन एक्सेस ऑफ क्लोराइड आइन। भाई जब रेट इक्वेशन में क्लोराइड आइन है ही नहीं तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने या कम करने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। चार्ली क्या है, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आयोडाइड। देखिए हमने पहले कह दिया आयोडाइड के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर है, मिथाइल क्लोराइड के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो अब देखिए अल्फा भी सही होगी, चार्ली भी सही, सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 25, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमिन्ड बाय अप्लाइंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला होता है, चूंकि हम आर्हेनियस इक्वेशन के मुताबिक डिस्कस कर चुके हैं कि स्लोप किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है -EA ओवर 2.303 R। तो अगर EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी हम निकालना चाहें तो क्या होगा, ये माइनस भी इधर आ जाएगा और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस स्लोप into 2.303 R. So the answer will be alpha. Question 26. All of the following statements are correct for rate of reaction. सारी बातें rate of reaction के लिहाज से सही है, and specific rate constant यानी जो K होता है उसके लिहाज से भी सही है, except एक गलत है, हमने वही ढूंढनी। अल्फा है रेट ऑफ रिएक्शन
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यानी हम आमतौर पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि भाई रेट जो है ये बराबर है चेंज इन कंसंट्रेशन, तो विद चेंज इन टाइम, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है? इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर टेकन एज यूनिटी। देखें, चूंकि हम जानते हैं कि रेट बराबर है किसके, के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर, सपोज अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो 1, अगर मैं यहाँ ए 1 मोल पर डीएम क्यूब कर दूं, 1 मोल पर डीएम क्यूब, तो आपके सामने है, देखिए क्या होगा, इसकी जितनी मर्जी पावर होगी ये 1 ही होगा, तो इनटू के करेंगे तो के ही आ जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में रेट बेसिकली के बराबर होगा, तो ये बात भी क्या है, ये बात भी सही है। बीटा रेट डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी है, बिल्कुल ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया। के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये देखें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये बात भी ठीक है। रेट की यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब और पर सेकंड स्क्वायर, गलत, ये क्या है, पर सेकंड है। कैसे, ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन है ये है मोल पर डेसीमीटर क्यूब और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है, तो अगर हम इसे ऊपर लिखेंगे तो ये बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। सो ये ऑप्शन गलत है। इधर क्या, इट्स यूनिट डज नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी हमने साबित किया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाए तो के की यूनिट भी चेंज हो जाती है, तो ये बात भी गलत हो गई। डेल्टा क्या है, इट्स वैल्यू चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखें, शुरू में आमतौर पे नॉर्मल रिएक्शंस में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट अंडर गिवन कंडीशन, यानी टेम्परेचर जब तक आप चेंज नहीं करते रेट कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता, तो ये भी सही है। सो द आंसर इज चार्ली। Question 27. The half life of N2O5 at 45 degrees Celsius is 24 minutes. How long will it take for sample of N2O5 to decay to 25% of its original concentration? देखिए, सपोज हम ये कहते हैं हमारे पास ये 100% था, अब 100% से 50 होगा कितने मिनट में, 24 मिनट्स में, क्योंकि यही इसकी क्या है, हाफ लाइफ है। अब अगर ये 50 से 25 होगा यानी इसका हाफ होगा, तो ये भी फिर कितने मिनट्स में, 24 मिनट्स में। तो क्वेश्चन ये था कि 25% कितने मिनट में रह जाएगा, तो देखिए 2 हाफ लाइव्स लगी, यानी टोटल कितने मिनट लगे, 48 मिनट्स। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 28. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हेल्प्स अस टू डिटरमिन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. Which of the following formula is used to determine order of reaction? तो ये हाफ लाइफ मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करने का मेथड है, तो कौन सा फार्मूला है, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 29. ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टाइप ऑफ कैटालाइसिस आर करेक्ट एक्सेप्ट होमोजीनियस कैटालाइसिस, जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स की सेम फेज हो, अभी पढ़ा था, बिल्कुल ठीक। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस में कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स की सेम फेज ना हो, बिल्कुल ठीक है। इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स निकल कैटलिस्ट इज यूज्ड, ये भी सही है। डेल्टा है, इन हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स टेक्स प्लेस। देखें, एट द टाइप ऑफ सॉलिड सरफेस तो ठीक है, लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं होती बल्कि एडजॉर्प्शन होती है। So the answer is delta. Question 30. The instrument which is used to measure the angle through which plane polarized light is rotated by the reaction mixture is called. देखिए, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करता है उसे हम कहते हैं पोलैरीमीटर। सो द आंसर इज अल्फा। लेकिन ये रिफ्रैक्टोमीटर क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करता है। फोटोमीटर क्या होता है, फोटोमीटर बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्ट्रेंथ को मेजर करता है, पर किस रेंज में, यूवी रेडिएशन से इंफ्रारेड रेडिएशंस की रेंज में।
और आमतौर पे जो फोटोमीटर्स होते हैं वो लाइट को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करते हैं। क्या यूज करके? फोटो रेजिस्टर यूज करके, फोटो डायोड यूज करके, या फोटो मल्टीप्लायर यूज करके। तो ये एक कॉमन सा फोटोमीटर यहाँ डायग्राम में दिखाया गया। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बेसिकली किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन की एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस को मेजर करता है। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 31, विच इज द मेजर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी के लिहाज से ग्राफ बनाएं तो वो हमारे पास कुछ ऐसे होगा। देखिए, इस ग्राफ में हमें नजर आ रहा है कि रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए रिएक्टेंट्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए, जबकि प्रोडक्ट्स को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए कम एनर्जी चाहिए। यहां EF ज्यादा है किससे? ER से। तो देखिए, ऐसी बात कहां दी हुई है? चार्ली में। सो द आंसर इज चार्ली। लेकिन अगर ये होता एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए तो ये बात उलट होती। देखिए क्या होता कि रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जाने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए, जबकि प्रोडक्ट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। यानी यहां जो EF है ये क्या होता? कम किससे? ER से। क्वेश्चन 32, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन 2x + y गिव्स प्रोडक्ट्स। इसकी रेट इक्वेशन ये है। इसका मतलब ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है जो कि एक ही स्टेप में होता है। इफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ x एंड y इज इंक्रीज्ड 3 times देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। अब देखिए, ये जो रेट इक्वेशन है ये हमें बता रही है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 2 और y की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 के। हम सपोज करते हैं कि पहले दोनों की कंसंट्रेशन कितनी थी जी? 1 थी, x की भी और y की। तो आप देखिए रेट क्या होगा? 1। अब वो कहता है दोनों की कंसंट्रेशन हमने कितने टाइम्स कर दी? 3 टाइम्स। तो लें जी, हम इधर भी 3 लिख देते हैं और इधर भी 3 लिख देते हैं। इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर 1 थी। अब देखिए, अब क्या आएगा? 3 3 9 और 3 की पावर 1 है तो 3, तो 9 3 27। तो रेट बेसिकली कितने टाइम्स हो जाएगा? 27 टाइम्स। आंसर डेल्टा। क्वेश्चन 33, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी हमने ये कैलकुलेट भी किया था, दोबारा देख लेते हैं। रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू पावर 1। ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। रेट की यूनिट क्या थी? मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। K की यूनिट निकाली। अब कंसंट्रेशन की क्या होती है? मोल पर डीएम क्यूब। ये K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये डिवाइड होगा तो ये देखें, ये मोल पर डीएम क्यूब से कैंसिल, जबकि K जस्ट किसके इक्वल हुआ? पर सेकेंड के। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 34, एक्सपेरिमेंट शो दैट मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस कैन बी रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स बाय एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म क्या है जी? रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़ टू पावर n। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड तो हो सकता है, बट थर्ड से ज्यादा नहीं हो सकता, जबकि डेल्टा पे ग्रेटर देन थर्ड भी लिखा हुआ है। सो द आंसर इज डेल्टा। जैसा कि ये रिएक्शन है, अभी हमने ये डिस्कस भी किया था, इस रिएक्शन में वैसे तो जो स्लो स्टेप है उसमें FeCl3 के 2 मोल और Ki के 4 मोल हिस्सा ले रहे हैं, तो ऐसे लगता है ये 6th ऑर्डर है। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया था कि चूंकि ये सब के सब जो डिजिट्स हैं जो कि केमिकल्स के लेफ्ट साइड पे हैं, ये इन जिनको हम कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं, ये सब के सब 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो हमने जब किया तो उसमें FeCl3 का 1 मोल और Ki के 2, यानी इसके लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर और इसके लिहाज से सेकेंड ऑर्डर, यानी ओवरऑल थर्ड ऑर्डर। सो द आंसर इज डेल्टा। Question 35. The rate of reaction when the concentration of reactants are taken as unity is called. तो अभी हमने डिस्कस किया था, उसे कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। सो द आंसर इज चार्ली।
जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc होता है, ये Kf और Kr की रेशो है। आर्हीनियस कांस्टेंट A है जो कि आर्हीनियस इक्वेशन में होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट E इज इक्वल टू h न्यू, उसमें जो h है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। सो द आंसर इज चार्ली। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।